नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएस 2024 की जो विज्ञप्ति निकली है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों के लिए। उसमें आपने प्री के जो परीक्षा जो 2 फरवरी 2025 को संपन्न होने वाली है, उसमें किस तरीके से हम इतिहास के प्रश्नों को हैंडल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्पून फीडिंग के बारे में ना सोचें। थोड़ी बहुत मेहनत आप जब खुद करते हैं ना, तभी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। आपकी मेहनत सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहती है। कल आप अधिकारी भी बनोगे ना, तो आपको स्पून फीडिंग की आदत होगी ना, तो आप एक अच्छे अधिकारी भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब जब आपके हवाएं आपके विपक्ष में होती है ना, तभी आप मैं कहता हूँ कि आप ऊंची उड़ान भर पाते हैं। जैसे जहाज़ भी भरता है ना, तो जहाज़ के सामने पूरी हवा उसके विपक्ष में होती है। तो मैंने एक दिन लिखा था कि जब जब थी मुखातिब हवाएं, मैं और ऊंचा उड़ने लगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप भी फेस कीजिए ना ये सब कठिनाई को। ये जो ज़िंदगी है ना, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, उसकी जो यात्रा है ना, उस यात्रा का आनंद लीजिए। यात्रा के आनंद में ही जो मज़ा है, वो आपको प्राप्त कर लेने के बाद आएगा भी नहीं। और आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री को आप कहाँ से तैयार करें और कैसे तैयार करें। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से संक्षिप्त में बोलूँगा कि जैसे भारत के सांस्कृतिक आधार हैं, सिंधु वैदिक काल है, ईसा पूर्व श्रमण परंपराएं, धार्मिक विचार हैं, आजीविक है, बौद्ध है, जैन है। इन सब के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी में जाइए और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 6वीं से लेके 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं ना, उनमें ये सब ज्ञान भरा पड़ा है। इवन दैट कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस जो इस बार भी आए थे, जैसे कि यूनिवर्सल प्रीस्टहुड, जिन्होंने आरएस मेंस 2023 लिखा होगा, उनको 2024 में जो परीक्षा हुई है उसके बारे में पता होगा कि वो कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको आरबीएससी में मिलेगा। तो इसको आप आरबीएससी के माध्यम से करें। सिंधु वैदिक काल के लिए मैं तो ये कहूँगा कि दृष्टि आईएएस की एक पुस्तक आती है, उससे भी काम चल जाएगा आपका। यदि और कुछ जानना चाहते हैं तो ज्ञानोदय प्रकाशन की एक पुस्तक आती है, उसमें भी खूब सारा ढेर सारा इसके बारे में दे रखा है। प्रमुख राजवंशों के बारे में जब भी बात करते हैं, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य और पल्लव, तो जो टॉपिक है ना, जिसमें से मौर्यकालीन जो अशोक की जो स्तूप्स बनाए उसके टाइम पे, या अशोक के टाइम पे पिलर्स बनाए, या अशोक के द्वारा कोई चीज़ें चालू की गई, इन सब के बारे में प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आता है कुषाणों से संबंधित, तो उनके सिक्के के बारे में आता है, या उनकी मूर्ति कला के बारे में आता है, जो कि मथुरा के आसपास थी। गुप्तों के बारे में ज़रूर बात आएगी, क्योंकि गुप्त काल में भारत का स्वर्ण काल माना जाता है उसको, और उस दौरान भारत में मंदिरों का निर्माण है, कहाँ पर उस समय के प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया, उनके कहाँ पे सिक्के मिलते हैं, उनके सिक्के में क्या छुपा है, उन्होंने किसी तरीके की कोई वास्तु का निर्माण किया। ये सब प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप इनको छोटे छोटे चीज़ों को, टॉपिक्स को नोट कर लें। सल्तनत काल की उपलब्धियां लगभग नहीं आती हैं, ऐसा रहा है, और आती भी हैं तो एक दो चीज़ें आएंगी जिनमें भी वास्तु से संबंधित मामले ही होंगे। और ये काफ़ी विशाल है, लगभग 1000 से लेकर के आपको 1300-1400 तक पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको एक बार को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियों में वहाँ की वास्तुकला है, वहाँ के साहित्य है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के बारे में वो पूछ सकता है कि कौन कौन वहाँ पे विद्वान थे, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नोट करके रखें। मुग़ल काल की राजनीतिक चुनौतियाँ, तो राजनीतिक चुनौतियों के बारे में सीधा सीधा प्री से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न यहाँ पे आएगा कि उनके किसके मध्य, कहाँ कहाँ पे युद्ध हुए और किस किस के मध्य हुए और क्या परिणाम रहे, इस तरीके का आएगा। शेरशाह सूरी के साथ उनके युद्धों के बारे में पूछा जा सकता है, और शेरशाह सूरी को पढ़ लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में वो 2 चीज़ों को छूता है। नंबर 1 तो है कि मारवाड़ में उनका युद्ध होता है, दूसरा
शेरशाह सूरी के काल में जो विकास हुआ है भू राजस्व का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहता है। दक्कनी राज्य और मराठा, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, एक प्रश्न के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें, ये काफ़ी विशाल हो जाएगा, तो कई चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी आप मराठाओं को पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मराठाओं के युद्ध राजस्थान में भी होते हैं। मराठाओं की जो पेशवा के लगातार जो पद रहा है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में आप एक बार मराठा साम्राज्य को जरूर पढ़ लें। मध्यकाल की कला, वास्तु, चित्रकला, संगीत और विकास। ये मध्यकाल में मैं कहता हूँ कि आपको वास्तु के बारे में विशेष ध्यान रखना है और संगीत शैलियों में ध्यान रखना है। एक तो सूफीज़म में दो प्रकार की लोग रहे हैं अमूमन, कि जो एक संगीत का विरोध करते हैं, एक संगीत का विरोध नहीं करते हैं। तो इन दोनों के मध्य में आप नोट करेंगे जो संगीत के पक्ष में थे वो लोग कौन थे, उनके कौन से घराने थे और उस घराने के कौन कौन मुख्य उस्ताद थे, तो इनके बारे में आप नोट कर लें। भक्ति आंदोलन, धार्मिक और साहित्य। भक्ति आंदोलन के लिए RBSC में, NCERT में ठीक से लिखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि कौन संत थे, उनका क्या योगदान रहा है और उनकी कौन सी पुस्तक है। 3 क्वेश्चन आते हैं उनसे। संत कौन थे, संतों के शिष्य कौन थे, संत किस संप्रदाय के थे और उनकी कौन सी कोई विशेष पुस्तक है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, वो है सीधा सीधा आधुनिक काल। ये आधुनिक काल में सीधी सी बात मैं आपसे कहूँगा कि वो बौद्धिक जागरण, प्रेस और पश्चिमी शिक्षा। तो पश्चिमी शिक्षा के बारे में राजस्थान सामान्य अध्ययन की कक्षा 9 की एक पुस्तक है, पुरानी ओल्ड RBSC की, उसमें राजस्थान की शिक्षा के बारे में भी बताया गया है और साथ साथ शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ है इसके बारे में भी बताया गया। आप वहाँ से इस बात को नोट कर लें और ये लाभ आपको मिलेगा। बौद्धिक जागरण और प्रेस में हमेशा समाचार पत्र काफ़ी मशहूर रहे हैं उस समय, क्योंकि वो सामाजिक क्रांति के दूत माने जाते हैं। तो उनके संपादक कौन थे, किस प्रेस से निकलते थे और राजस्थान में यदि किसी घटनाक्रम को उन्होंने छुआ है तो कौन से घटनाक्रम को उस अखबार ने छुआ है। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष की धाराएं हैं, तो स्वतंत्रता संघर्ष की धाराओं में आपको उनके लीडर्स के नाम याद रखने हैं और विशेष अधिवेशन, जैसे कांग्रेस के कहाँ पे अधिवेशन हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे वहाँ पे। आप यदि बात करेंगे तो HSRA की बात करेंगे, HSRA का गठन कहाँ हुआ, इसके मुख्य नेता कौन थे, इनकी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि रही है तो उसके बारे में प्रश्न आते हैं। ठीक है। एक आता है स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण। ये हिस्सा आपको 2 जगह छुएगा, इसको बहुत सारे कम लोग बताएंगे आपको। एक तो ये पार्ट होता है, जैसे ही आप संविधान निर्माण होता है ना, तो ये संविधान निर्माण इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है तो पॉलिटी का भी पार्ट है। आप पॉलिटी के यदि सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप इंडियन पॉलिटी में देखेंगे कि वो पहले पार्ट में संविधान के विकास के बारे में बात करेगा और जो संविधान का विकास है वही प्रश्न RAS प्री में भी था, पिछली साल सब इंस्पेक्टर में भी था, सब परीक्षाओं में लगभग इस प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ संविधान के विकास के बारे में। तो इसको आप ठीक से पढ़ें। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन पर प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो कौन से आयोग, उनकी क्या सलाह थी, क्या सूचना थी, कौन कौन सदस्य थे, इसके बारे में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं हर बार। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पर ज़रूर फोकस करना। और अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो अभी यहाँ पे जिलों का निर्माण किया गया है, तो इसकी वजह से ये घटना लगातार स्मृति को ताज़ा करती है। नेहरू युग में संस्थानिक विकास से वैसे प्रश्न लगभग नहीं पूछा गया है कभी भी। अभी इंडियन हिस्ट्री के लिए जो अभी मैं बात कर रहा था उसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि उसके सोर्स कहाँ से पढ़ें आप। तो आप सबसे पहले पढ़ें RBSC की जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें हैं, उसमें बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो 6वीं से लेकर 10वीं तक की पुस्तकें हैं ना, उनमें और भी विषय शामिल हैं। तो इसलिए आप डरें नहीं, उनको आसानी से पढ़ लें। आप सिलेबस उठाएँ और इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट वहाँ से पढ़ लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सल प्रीस्टहुड के बारे में उसमें पूछा गया था पिछली बार अभी मेंस में, तो वो भी RBSC से पूछा गया था। दूसरा है आप जो आपके पास जो नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन करें आप
स्पेक्ट्रम की पुस्तक से पढ़ने की। स्पेक्ट्रम की पुस्तक है वो आपको 4 जगह लाभ देगी। प्री के लिए इंडियन हिस्ट्री आधुनिक काल, आपको लाभ देगी मेंस के लिए इंडियन हिस्ट्री का आधुनिक काल, और तीसरी जगह वो देगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो शुरुआती संदर्भ रहा है, जहाँ पर उसका निर्माण होता है, उसमें क्या विचारधारा रही होगी, किस तरीके से उसको मोल्ड किया गया है, उसके बारे में। और आपसे बात करेगी अंतिम रूप से, आपको एथिक्स यदि आप लिखना है तो आपको गांधी और उस समय के तत्कालीन जो लीडर्स थे उनके विचारों को और कृतित्व को आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली रही और किन घटनाक्रमों में उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो ये 4 जगह आपको लाभ देगी। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि वे यदि हो सके तो वो तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 9 की और 10वीं की किताबें पढ़ें, और यदि आप हिंदी मीडियम के युवा भी यदि कक्षा 9 की और 10वीं की पुस्तकें तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ लेते हैं तो बेटर है। और अंतिम रूप से आप कला और संस्कृति और साहित्य के लिए, भारतीय कला संस्कृति और साहित्य वास्तु के लिए आप नितिन सिंघानिया की पुस्तक आती है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। पर अंतिम रूप से कहूँगा कि आपके जो वर्तमान नोट्स हैं उन्हीं नोट्स में उनको अपडेट करना, उनको छोड़ना मत खाली, क्योंकि आपका अंतिम रूप से यदि फैलाव ज़्यादा हो गया, आप डाइवर्सिटी रखिए पर क्वांटिटीज़ मत बढ़ाइए। आप अपने नोट्स को एक ही जगह पे संगठित कीजिए। आप कल दूसरी पुस्तक आएगी उसको पढ़ लेंगे, फिर तीसरी जगह, सिर्फ आपके नोट्स में कुछ है नहीं उसको ऐड ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि अंतिम रूप से आपको रिवाइज उसी को बार बार करना है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। ये काफ़ी लंबा वीडियो था, पर एक अंतिम अपील आपसे करना चाहूँगा कि ये जो भी मेरा प्रयास है वो उन सब अभ्यर्थियों के लिए है जो गरीब परिवारों से हैं, जिनको आवश्यकता है। मेरा किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ इसमें मैं सोचता भी नहीं हूँ, और बस मेरा उद्देश्य ये है कि जो समस्याएं मैंने झेली हैं वो आप ना झेलें। आपके पास एक उचित मार्गदर्शन होगा तो आपका हो जाएगा। स्पून फीडिंग के चक्कर में ना रहें। स्पून फीडिंग हमेशा ही आपको कमज़ोर बनाती है, और यदि ये इतनी मजबूत होती तो एक इंस्टीट्यूट्स में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 12-12 हज़ार छात्र हैं, वो सब सेलेक्ट हो जाते। मात्र कुछ ही छात्र क्यों सेलेक्ट होते हैं? इस पर आप विचार ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।